नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल DS ऑफिशियल शिक्षा में। दोस्तों, इतिहास की श्रृंखला का शुरुआत करते हैं। उसके पहले आइए कुछ कहानी और रोचक कहानियाँ जो आपके जीवन के लिए और हर लोगों को उसको अपनानी चाहिए, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, एक वन में एक पक्षी रहता था और वो उसको भगवान की कृपा थी। पक्षी को वो जो है जब भी मल करता था तो जमीन पे गिरते ही उसका मल जो है सोने का हो जाता था। तो ऐसे ही था, एक दिन एक शिकारी आया और शिकारी ने वन में शिकार करने के लिए, पक्षियों को मारने के लिए आया। अचानक वो बैठा एक पेड़ के नीचे, तभी उस पक्षी ने जो है अपना मल त्याग किया और मल उसका जमीन पे गिरा और सोने का बन गया। जब देखा शिकारी ने तो अचंभित हो गया और उसने सोचा कि अब भाई इस पक्षी को पकड़ा जाए। तब उसने अपना जो है जाल बिछाया, जाल बिछा के और उसमें बैठ गया। पक्षी फंस गई, उसको घर लेकर आया। शिकारी को ये बात सताने लगी कि अगर मेरे राज्य के राजा को पता चलेगा कि मैं एक ऐसी पक्षी लेकर बैठा हूँ जो मल त्यागता है तो स्वर्ण में बदल जाता है, इसको अगर राजा को पता चलेगा तो काफ़ी ज़्यादा मुझे दंड देंगे। तो वो डर के मारे जो है अपना पक्षी लेके राज दरबार में पहुंचा और राजा को सारी बात बताई कि राजा, मैं ऐसे ऐसे इसको पाया। राजा ने बोला कि ठीक है, तुमने अच्छा किया यहाँ पर लेकर आए, और मंत्रियों से बोला कि इसकी पक्षी की अच्छे से देखभाल की जाए और इसकी देख रेख की जाए। अब उसमें से एक मंत्री उठा और राजा के पास जाकर बोला धीरे से कि राजा जी, राजा, ये जो है आप, ये समय की बर्बादी, ऐसा कभी हो सकता है क्या कि किसी पक्षी को कमल जो है त्यागने के बाद वो स्वर्ण में बदल जाए? अब इस बात पे राजा मंत्री की बात मान गया और छोड़ दिया उसको। जैसे ही पक्षी उड़ना स्टार्ट किया तभी उसने मल त्यागा और मल त्यागते हुए जैसे वो मल उस राज दरबार के दरवाजे पे गिरा, वो स्वर्ण में बदल गया। अब मंत्री सारे लोग देखने लगे, पक्षी को पकड़ने की कोशिश किए, लेकिन तब तक वो बहुत दूर जा चुका था। और पक्षी ने तब जाके मन में सोचा अपने कि मैं सबसे बड़ा मूर्ख था जो इस शिकारी के सामने अपना मल त्याग दिया, और शिकारी जो है मुझे पकड़ के ले गया। वो उससे बड़ा मूर्ख था जो राजा के पास ले गया, और सबसे बड़ा मूर्ख राजा था जो उस मंत्री की बात मानकर और अपने पे आत्मविश्वास न रहते हुए, सच बात जानते हुए भी वो दूसरों के पास पहुंच गया। तो दोस्तों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें खुद की बातों पे विश्वास करना चाहिए, खुद पे भरोसा करना चाहिए, और दूसरों की कही सुनाई बातों पे जाके अपना जीवन यूं ही व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। तो आइए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं और इतिहास का आगे का क्रम देखते हैं। तो साथियों, अब तक के क्लास में हमने अशोक को देख लिया था, मौर्य के अशोक को। अब आइए देखते हैं जो है आगे के वंशों को, उनके राज्य के बारे में, और उनके जो है सिक्के, मुद्राएं, उनका शासन कैसे था और कैसे उनका शासन चला, और वो कितना सफल रहे कितना असफल रहे अपने शासन प्रशासन में, अपने राज्य में। आइए आगे के क्लास के माध्यम से देखते हैं। तो शुंग वंश के बारे में पहले देखते हैं। तो शुंग वंश जो है 117 से 25 ईसा पूर्व शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था, जिसके सफल विद्रोह के द्वारा अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या कर इसने अपनी नींव डाली थी। बाणभट्ट के हर्ष चरित्र में मौर्य सम्राट बृहदत्त के सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा हत्या का उल्लेख मिलता है। दिव्यावदान पुष्यमित्र शुंग को मौर्य वंश का संबंध माना जाता है। कालिवास शुंगों के बौद्ध वंश का ब्राह्मण मानते हैं, और महर्षि पाणिनि ने पुष्यमित्र शुंग को भारद्वाज गोत्र से संबंधित बताया था और उसकी राजधानी विदिशा बताई थी। फिर शुंग काल में संस्कृत भाषा का जो है पुनरुत्थान हुआ था। इसके उत्थान में महर्षि पतंजलि का विशेष योगदान रहा। ये
फैक्ट है कुछ। और पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र ने 36 वर्षों तक शासन किया। अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग के पश्चात उसका पुत्र अग्निमित्र शासक हुआ। तो अग्निमित्र जो है पुष्यमित्र शुंग का शासक बेटा था, और वह जो है पुष्यमित्र शुंग के बाद शासक बना। कालिदास के सुप्रसिद्ध काव्य मालविकाग्निमित्र का मुख्य नायक अग्निमित्र है। इसमें मालविकाग्निमित्र और मालविका और अग्निमित्र के प्रेम की कहानी है। मालविका एक महिला है और अग्निमित्र राजा का नाम है, उसकी कहानी इसमें वर्णित है। और अग्निमित्र के पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र सुज्येष्ठ शासक बना। उसके सिक्के पर उसका नाम ज्येष्ठ मित्र भित्र था। सुयेष्ठ के बाद वह सुमित्र शासक बना, जिसकी हत्या कौशल के मूल देव ने कर दी। अगला शासक वज्रमित्र हुआ, जिसका शासनकाल महत्वहीन था, मतलब बेकार राजा था। और वज्रमित्र का उत्तराधिकारी भागभद्र था। भागभद्र के दरबार में ग्रीक शासक एटियलकिस्टस का राजदूत हेलियोडोरस रहता था, शासन करता था। और अंतिम शुंग वंश शासक देवभूति था, जिसके हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वसुदेव ने कर दी। और 75 से 30 ईसा पूर्व में वसुदेव ने कौरव वंश की स्थापना की। इस वंश में केवल 4 शासक हुए, जिसमें वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मना। इन्होंने 40 ईसा पूर्व तक शासन किया। अंतिम शासक का अंत कर दिया। सबसे विख्यात मतलब सबसे अधिक विख्यात जो है वो हिंद यूनानी शासक मिनंडार जो है 165 से 145 ईसा पूर्व में हुआ। वह मिलिंद नाम से भी जाना जाता था। और सर्वप्रथम हिंदी यूनानियों ने सोने के प्रचलित किए, मतलब सोने के सिक्के उन्होंने सबसे प्रथम प्रचलित किए। हिंदी यूनानी शासकों ने भारत में जो शक थे वो क्षत्रप कहलाते थे। लगभग 57 से 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक राजा ने शकों के युद्ध में पराजित किया और उन्हें अपनी सीमा के बाहर खड़े दिया। इसके बाद शिकारी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रम संवत उसी के नाम पर 57 ईसा पूर्व शकों के विजय पर उसकी आरंभ हुई। रुद्रदामन 130 से 150 ईस्वी सबसे अधिक विख्यात और शक शासक रुद्रदामन प्रथम हुआ था। यह स्वामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात जिले में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का अभिलेख है। अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सबसे प्राचीन है। इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा ही प्रेमी था। उसने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में दीर्घ अभिलेख जारी किए। और रुद्रदामन व्याकरण, राजनीति एवं संगीत का तर्कशास्त्री पंडित था। मालवा के शकों ने अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय था, जिसकी गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने हत्या करके प्रथम बार मालवा के क्षेत्र में व्याघ्र शैली में चांदी के सिक्के चलवाए। पार्थिवाई लोगों का मूल निवास स्थान ईरानी था। यहाँ से वे लोग भारत आए थे। सबसे प्राचीन पार्थियाई शासक गोडोफनी हुआ। उसने शासन काल में सेंट टॉमस ईसाई धर्म प्रचार करने के लिए भारत आया था। भारत का प्रथम पार्थियन शासक माउस था, जिसकी उल्लेख खरोष्ट लिपि के मोयम में नाम में मिलती है। फिर भारत में पार्थियानी साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मिथेडेट्स था, जो 171 से 130 ईसा पूर्व था। गोडोफनीज 20 से 41 ईस्वी गोडोफनीज के शासनकाल का एक अभिलेख तख्त ए बही पेशावर से प्राप्त हुआ है। खरोष्ट लिपि में उत्कीर्ण तख्त ए बहीर अभिलेख में गुदवहर कहा जाता है। फारसी में इसका नाम विफर्ण है। बाद में दक्षिण भारत चला गया और तमिलनाडु में उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार ईसाई धर्म में पहली सदी में आ गया था। मतलब ईसाई धर्म भारत में पहली सदी में आ गया था। कछाड़ पार्थिवायु के कुषाण के शासन में स्थापित हुआ, जो यूची कहलाते थे। और यूची नाम का एक कबीला था जो 5 कुलों में बट गया था। कुषाण उन्हीं कुलों में से एक थे। उनकी साम्राज्य अमदरिया से गंगा तक मध्य एशिया के खुरासन से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक फैला था। उनकी स्वर्ण मुद्राएं धातु की शुद्धता एवं गुप्त शासकों के स्वर्ण मुद्राओं से उत्कीर्ण थी। कुषाणकों को सर्वाधिक
ताम्र सिक्के चलाने का श्रेय प्राप्त है मथुरा के कुसाड़ों ने सिक्के अभिलेख रचनाएं मूर्तियाँ मिली हैं उनसे प्रकट होता है कि मथुरा भारत में कुसाड़ों की द्वितीय राजधानी थी। कुसाड़ों का पहली राजधानी, आधुनिक राजधानी पाकिस्तान में अवस्थित पुरुषपुर या पेशावर थी। विम कटफिशस 65 से 78 ईसा पूर्व कुजूल कटफिशस की मृत्यु के बाद विम कटफिशस प्रथम सिंहासन पर बैठा। चीनी ग्रंथ ठाकसू से ज्ञात होता है कि उसने लिएन चू की विजय की तथा वहां पर अपने एक सेनापति को शासन करने के लिए नियुक्त किया। इसने सिंधु नदी पार कर तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार कर लिया। यह भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने सोने व तांबे के सिक्के चलवाए। उसके सिक्के पर एक यूनानी लिपि और दूसरी खरोष्टी लिपि अंकित है। उसने महेश्वर की उपाधि धारण की, यानी भगवान शिव का उपासक था और उसने महेश्वर की उपाधि धारण की। कनिष्क 78 से 105 ईसा पूर्व में कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर में 400 फीट ऊंचा 13 मंजिलों का एक मीनार बनवाया और जिसके ऊपर एक लव छत्र भी स्थापित किया गया तथा उसके समीप एक विशाल संघाराम विहार निर्मित किया गया। कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर तथा तक्षशिला में सिरकप में एक नगर की स्थापना की। कनिष्क सर्वाधिक विख्यात कुषाण शासक था। इतिहास में 2 कारणों से उसका नाम प्रसिद्ध है। पहला, उसने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है। इस संवत का प्रयोग भारत सरकार द्वारा प्रथम बार किया गया। कनिष्क ने पार्स की सलाह पर बौद्धों को चतुर्थ संगीति का आयोजन किया, यानी पार्स की सलाह पर उसने चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडलग्राम बिहार में किया था, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष ने की थी। कनिष्क कला और संस्कृति साहित्य का भी महान रक्षक था। पार्स, वसुमित्र और अश्वघोष जैसे महान बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन जैसे प्रकांड पंडित और चरक जैसे चिकित्सक राज्यसभा में से संबंधित थे। कनिष्क का पुरोहित संघरक्षक था। फिर कुषाण शासक देवपुत्र कहलाते थे। कुषाण शासक देवपुत्र यानी देवताओं के पुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली जो अपने शासक को स्वर्ग का पुत्र कहते थे। कुषाण शासक शिव और बुद्ध दोनों के उपासक थे। तदनुसार कुषाण मुद्राओं पर इन दोनों देवताओं के चित्र मिलते हैं। महायान का उदय होने पर बौद्ध धर्म का पुराना शुद्धाचारी प्यूरिटन संप्रदाय हीनयान कहलाने लगा। कनिष्क महायान के संरक्षक थे। मथुरा कला में सर्वप्रथम संरक्षक कुषाण थे, जबकि गांधार कला में संरक्षक सर्वप्रथम शक और कुषाण दोनों थे। गांधार कला का प्रभाव में भी पहुंचा, हालांकि मूलतः देश की कला केंद्र थे और अश्वघोष को कुषाणों का संपोषण प्राप्त है। यह कनिष्क का राजकवि था। अश्वघोष ने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र नाम से लिखी। उसने सौंदरानंद नामक काव्य लिखा जो संस्कृत काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। चरक संहिता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में उसकी काल का उल्लेख मिलता है। इसी काल में लिखा गया था। 2री सदी में पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। नागार्जुन कनिष्क की राजसभा में थे। नागार्जुन ने प्रज्ञापारमिता की रचना की, जिसमें शून्यवाद और सापेक्षवाद का प्रतिपादन किया। शून्यवाद सापेक्षवाद प्रज्ञापारमिता से आया। और दोस्तों, आपको मैं आशा करता हूँ आज की क्लास अच्छी लगी। आपने नोट्स बनाया होगा और आप हमारे साथ जुड़े होंगे। और इसके साथ ही आज की क्लास का यहीं पे अंत करते हैं और कल मिलते हैं फिर आपसे एक नए टॉपिक इतिहास के अगले कालखंड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।